चलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल। आई एम श्वेतांक एंड दिस इज अन अकेडमी यूपीएससी। क्या करने जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेली इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस फॉर द 25th of July. This session is actually a recorded one. The thing is that I'm in between shifting. Okay, I'm shifting my place to a better location. So just in meanwhile, ठीक है, just bear for 1 or 2 days and they will be recording. So अगर voice quality में थोड़ी सी ऊपर नीचे बात हो तो please bear with me. This is just for 2 days and then I'll make sure that I'll be giving you better lively sessions. Okay, so just bear with me for another 1 or 2 days. Okay. Let's proceed with the class क्योंकि क्लास होनी चाहिए, क्लास छूटनी नहीं चाहिए. That's the whole agenda. So there will be always be something even if I'm off for a day or two. Okay, so July the 25th, the election in Pakistan and occupied Kashmir. So Pakistan occupied Kashmir आप सब जानते हैं, ठीक है. 1947-48 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई और उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा था कश्मीर का जिसके ऊपर पाकिस्तान बैठ गया और वो अभी तक उनके पास ही पड़ा हुआ. सो भाई उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी. वहां पे क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है इलेक्शन. इलेक्शन कब है? आज ही है जी इलेक्शन. तो उस इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में, कश्मीर इलेक्शन होते कैसे हैं, उनके यहाँ का सिस्टम क्या है, सब कुछ आज बताया जाए. ठीक है. देन आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग इंडियाज बेटर यूएन ट्रेड फैसिलिटेशन सर्विस को. दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग. देखिए, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में ज्यादा कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आना बंद सी हो गई है. देयर इज नथिंग न्यू गुड कमिंग आउट ऑफ दैट. Okay, so even the finance minister herself came out and gave a speech that we have bettered our score in UN trade facilitation, so we have kind of improved our business efficiency. So I'll be talking a bit about that कि क्या क्या terms हैं, किन कौन से parameters को check करके इस पूरी के पूरे index को develop किया जाता है और इंडिया इसमें कहाँ से कहाँ move किया है. रैंकिंग नहीं मिली है, यहाँ पे रैंकिंग नहीं होती है तो बच गए आप, आपको रैंक नहीं पढ़नी पड़ेगी. बट परसेंटेज वाइज वी हैव improved from where we were back in 2018 से कंपेयर किया जाता है क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो कि 2020 का जो डेटा है उसके बारे में बात करना ही बेकार है कोविड की वजह से. सो दैट 2018 थिंग आई होप आपको समझ में आ जाएगी. थर्ड थिंग इज टू रीच अ पीस डील. तालिबान सेज अफगान प्रेसिडेंट मस्ट गो. यानी तालिबान क्या कह रहा है? अशरफ गनी हैज टू गो टू वी the Afghans should go to reach a agreement. So we'll be going and discussing that too. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, सम बेसिक फंडामेंटल स्टफ. इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम तो पहले तो ये बताओ यार, पहली बार इतना लेट कहाँ हो गए? खैर, अगर अटेंड करते रहते हो सो नीचे जो लिंक है उसको खोल लेना और खोल के सारी फ्री क्लासेस वहाँ पर हैं. हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, सारी फ्री क्लासेस हैं. इंटरनेशनल रिलेशन की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जाकर देखते जाओ. अगर इन सारी चीज़ों से हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी प्रिपरेशन में, आई कैन अश्योर यू. ठीक है, जितनी बाकी कोचिंग्स में आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है उतना हम फ्री में पढ़ा देते हैं. सो आप जाएं वहां, उसको चेकआउट करें, उन चीज़ों से आपको बहुत हेल्प होगी. और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स अ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है. तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देखिए, अनअकैडमी आपके लिए रोज हमेशा कुछ ना कुछ बेटर करना चाहता है और इन अ वे एस्पिरेंट्स हम जानते हैं थोड़ी सी इरिटेटिंग सिचुएशन में होते हैं, थोड़ा सा कि एग्जाम जल्दी निकल जाए, और इसलिए अनअकैडमी आपके लोड को थोड़ा सा कम कर रहा है. फिर से एक बार प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं और 1 अगस्त तक प्राइसेस रिड्यूस रहेंगी. तो 57,000 जो मेरे पीछे लिखा हुआ है ये भी कम हो गया है. ये इन अ वे 49,000 में आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी अनअकैडमी के CSE अश्योर के साथ. यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए. अगर प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया और अपने एग्जाम के रिजल्ट से आप खुश नहीं है, अनअकैडमी को बोलो भाई हम तो खुश नहीं है, हमें तो और पढ़ना था और ये चीज ये गलती हो गई. अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन 1 साल बढ़ा के देगा. सो 2 साल की प्राइस में 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. नथिंग कैन बी बेटर देन दिस. मेक श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, 22 से 28 जुलाई के बीच में देखें सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, सारी चीजें, तो आप सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे. कोई और बड़ी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछेंगे. बुकलेट्स आपके घर भेज दी जाएंगे. टेस्ट सीरीज आपको GS, मेंस, सारी की सारी, प्री की, मेंस की, ऑप्शनल की, सारी इंक्लूडेड मिल रही है. नथिंग beats this up, believe me. Okay, 28 जुलाई से नई बैचेस शुरू हो रही हैं, तो उसके पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्लास अटेंड करना शुरू करेंगे. आइकॉनिक प्लस, आई होप आपको डिफरेंस पता है, बट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इफ यू हैव टेकन अ सबैटिकल, अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की छुट्टी लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन. क्लासेस मिल जाएंगी, कोई और डिफिकल्टी होगी, विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट. Those specifically who are in college or who are इन अ जॉब, ओके, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, यही लिंगो होता है ऑफिशियल, वर्किंग प्रोफेशनल. सो वो सारे के सारे लोग क्या करें, वो आइकॉनिक की ओर ध्यान दें, बिकॉज
थोड़ा सा काम का प्रेशर भी होता है, चाहे कॉलेज का हो या जॉब का हो, और इन दो सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू कीप अ टैप ऑन एवरीथिंग कि कब क्या नया कौन सा मटेरियल आ गया, कौन सा करंट अफेयर्स का मैनुअल आ गया, क्या हो गया, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उन सब चीजों से बचाएगी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप, बिकॉज देयर विल बी अ पर्सनल गाइड हु विल कीप टेलिंग यू कि अरे भाई ये पढ़ लो, ओके बच्चा ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक छोड़ दो, ओके देयर आर थिंग्स व्हिच आल्सो हैव टू बी लेफ्ट आउट, वो लेके मत चलिएगा कि भाई एवरीथिंग अंडर द सन इज अंडर इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, ऐसा होता नहीं है, बस कहने की बात है, ठीक है। सो इन चीजों पर ध्यान दें, ऐप डाउनलोड करें, फ्री क्लासेस को अटेंड करें, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हेल्पफुल हो तो आगे बढ़ें, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देते रहें। अब आइए बात करते हैं हम द इलेक्शन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देखिए कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो हम जब हम कश्मीर का मैप देखते हैं तो पुंछ के वेस्ट में जो एरिया है, ठीक है, जिसको अब हम मीरपुर और पाकिस्तान में इसको आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, और ऊपर के जो इलाके हैं उनको गिलगित और बल्तिस्तान, बलूचिस्तान नहीं, बल्तिस्तान, PALTISTAN, बल्तिस्तान, ओके। सो गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके हैं, लेकिन उनको आजाद जम्मू एंड कश्मीर में नहीं काउंट किया जाता है, दोज आर सेपरेट एरियाज, और वहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन सिर्फ AJK में हो रहे हैं, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है। हम पूरे रीजन को, क्योंकि हमारे लिए तो भाई अब पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है तो हम उसको POK कहेंगे, ठीक है। सो अब इस पूरे सिस्टम पूरे एरिया की कहानी क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 1948 से ही पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है। एक पर्टिकुलर सेक्शन को उन्होंने बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान कह के अलग से एक यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करने लगे हैं, और जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है जिसको ये कहते हैं, वहां पे ये नाम के लिए इलेक्शन कराते हैं। मैं समझाता हूँ इलेक्शन कैसे होता है, आप भी हंसी देंगे। चलिए, POK असेंबली जो है यहाँ पर, उसमें 53 सीट्स हैं टोटल, इन टोटल देयर आर 53 सीट्स इंक्लूडिंग 4 दैट वर एडेड इन 2019, ठीक है। इन 53 सीट्स के लिए, पहले 49 सीट्स थी, या 53 सीट्स हो गई है 2019 से, इन 53 सीट्स के लिए 700 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी चीजें समझा दूं, ये देखिए एक पिक्चर है इमरान खान की, बाकायदे कैंपेन हो रहा है वहां पे। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ होता ही है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है पाकिस्तान में, सेंटर में, यानी इस्लामाबाद में जिसकी सरकार है, वही पार्टी जीत जाती है, ठीक है। पिछली बार जब 2016 में इलेक्शन हुए थे, 5-5 साल पे इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, जब 2016 में पिछली बार इलेक्शन हुए थे तो नवाज शरीफ की पार्टी गवर्नमेंट में थी, PMLN, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो वो जीत गए थे। इस बार PTI गवर्नमेंट में है तो कह रहे हैं लोग कि भाई PTI जीत जाएंगे। इसी से आपको पता चलता है कि किस तरह के इलेक्शंस यहाँ होते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं, जो POK है, जिसको पाकिस्तानी आजाद जम्मू एंड कश्मीर का इलाका कहते हैं, AJK शॉर्ट में, ठीक है, ये 49 के सीज फायर के पास से इसी सिचुएशन में बना हुआ है, ठीक है। कई सारे इलाके हैं, देखिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इस चीज को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब का बना हुआ है, 1956। जैसे हमने 3 साल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था 1950 में, ठीक है, नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसको इंप्लीमेंट करते करते जनवरी 26 1950 हो गई। पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही 9 साल लग गए, 1947 से 1956 तक वो डोमिनियन रहे। जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी किया, तब भी उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को अलग से रखा, ठीक है। और पाकिस्तान में यही कहा गया कि भाई जो वेस्ट, उस समय 1956 में 2 पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही उनके साथ बहुत दुखी हो जाते हैं पाकिस्तानी उस बारे में बात करने से। हम सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की बात करेंगे, और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो देखें वहां पे सिर्फ 4 स्टेट है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जिसको पहले, अब जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। अब देखो, इसके अलावा जो कश्मीर का इलाका है, इसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 257 आर्टिकल नंबर जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का नहीं, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 257 ये कहता है, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लोग पाकिस्तान में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब उनके विशेष के अकॉर्डेंस में, ठीक है, जो रिलेशनशिप होगा वो हम डिसाइड करेंगे। अब ये बड़ा ही absurd सा ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है। एक और आप कह रहे हैं जब वो तैयार हो जाएंगे हमारे साथ मिलने के लिए, तब हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसे मिलेंगे। अरे भाई मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी चीजें करती रहती हैं, ऐसे ही absurd लॉज बनाते हैं लोग। खैर आगे बात करते हैं। पीओके में पाकिस्तान के हिसाब से इन टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं 3 डिविजन के अंदर। 3 डिविजन कौन कौन से हैं? मीरपुर, मुजफ्फराबाद एंड पुंछ। मैंने आपको बताया कि जो कश्मीर वाला पूरा हमारा इलाका है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका है, जो नॉर्दर्न एरियाज है, उसको तो वो एजेके में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां इलेक्शन हो भी नहीं रहे।
सिर्फ वो जो जम्मू के बगल में, जम्मू के पैरेलली जो एरिया है ना, वहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं। ओके, सो अगर जम्मू के पैरेलली एरियाज में इलेक्शंस हो रहे हैं तो बस 3 डिविजन्स हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद एंड पुंछ, ठीक है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुजफ्फराबाद को वो कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। पुंछ का कुछ इलाका, पुंछ ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ है, देखिए पुंछ जो है ना वो बीचों बीच से बटा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1930 से ही पुंछ वो इलाका था जहां पर जब हरी सिंह का रूल था, जब मोनार्की थी कश्मीर में, तो पुंछ में से ही सारे के सारे विद्रोह, रेबेलियन शुरू होते थे अगेंस्ट द मोनार्की। सो पुंछ आधा आधा बटा हुआ है दो तरफ, इंडिया की तरफ भी पुंछ है और पाकिस्तान जो कश्मीर में बैठा हुआ है उसके पास भी कश्मीर में पुंछ के इलाके पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये मत समझिएगा कि सर पुंछ तो इंडिया में होता था तो वहां कैसे चला गया, हमारे पास भी पुंछ के इलाके हैं, ठीक है। सो कैपिटल मुजफ्फराबाद, ओके। POK for all legal purposes is considered an autonomous region. First of all, you need to understand that. Now, self governing territory it is called. पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि भाई हम कश्मीरियों को की रजामंदी के बिना उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, ये उनका ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंड। होता क्या, हम बात करते हैं। देखिए, the Pakistani army is the fine, but in actuality what happens is the फाइनल गवर्निंग बॉडी कौन है, कहने के लिए सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ ईच एंड एवरी इशू व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, नॉट इवन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ओके, एट द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी इन द कश्मीर वैली, मेनी ऑफ द ट्रेनिंग कैंप्स वर राइट है इन POK। सो अगर आप जब कश्मीर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, एनीवन इज इंटरेस्टेड, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, बाय एक्स गवर्नर ऑफ कश्मीर, ठीक है। देखें, आप अगर देखेंगे कश्मीर के बारे में 1980s और 1990s में लिखी हुई कई सारी किताबें हैं जिससे आपको कश्मीर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसमें एक किताब है माय टर्बुलेंट ईयर्स इन कश्मीर, ठीक है, जो कि कश्मीर के ऊपर लिखी गई थी 1990s में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो MA के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा दिया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये किताब में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बहुत सारे नेटिव कश्मीरी वैली के लोग जो है वो ट्रेनिंग के लिए POK की तरफ चले गए थे 1987 के बाद, ठीक है। सो सारी की सारी ट्रेनिंग जो है, जो लोकल्स की मिलिटेंसी में, वो यहीं पे हुई थी और उसके बाद से इन लोगों को वापस भेजा गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए और LOC इसी एरिया को डिवाइड करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इसी एरिया को डिवाइड करती है। खैर, अब हम POK के बारे में वापस से बात करते हैं। POK constitution has a clear injunction against person or political parties propagating against or taking part in activities prejudicial to the ideology of the state succession to Pakistan. Now, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। एक और आपने अपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि आर्टिकल 257 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि जब भी कश्मीर के लोग ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो वो लोग जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से उन्हें पाकिस्तान में जोड़ेंगे। चलिए, अच्छी बात है, आप बड़े न्यूट्रल इंसान। लेकिन फिर POK के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जाके लिख दिया कि अगर कोई भी इंसान, और टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर कोई भी लेजिस्लेटर, POK के जो मैंने आपको बताया 53 लेजिस्लेटर होंगे, उसमें से कोई लेजिस्लेटर इस बात को प्रमोट करता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना है या कश्मीर का एसेशन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, तो उस लेजिस्लेटर को हटा दिया जाएगा, उस लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये कौन सी न्यूट्रलिटी है, बट दैट्स हाउ दे हैव रिटन इट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। फाइन, POK इज रन बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली होता क्या है, बस ये जो 53 लेजिस्लेटर हैं ये नाम के ही हैं। कहने के लिए POK में ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के लिए एक प्राइम मिनिस्टर भी है, एक प्रेसिडेंट भी है, लेकिन वो नाम के होते हैं। असली में रन कौन करता है, तो देयर इज अ ऑल पावरफुल कश्मीर काउंसिल जिसमें 14 मेंबर्स होते हैं, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अलावा इसमें 6 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 8 मेंबर ऐसे होते हैं जो POK असेंबली से आते हैं। टोटल 15 मेंबर कमेटी होती है, 14 मेंबर इस तरीके से आते हैं। तो कहने के लिए एक मेजॉरिटी, तो आपने कह दिया कि मेजॉरिटी 8 मेंबर्स की, ठीक है, वो है किसके पास, POK के नेटिव्स के पास। लेकिन आपको पता है वो भी किस तरह से इलेक्ट होके आए हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। अल्टीमेटली डिसीजन वही लिए जाते हैं जो इस्लामाबाद चाहता है, ठीक है। सो ये पूरे का पूरा इनका प्रोसेस है, ये सिस्टम है, ये इनकी पिक्चर है एक इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी कुछ चीजें समझ लीजिए कि जो अभी करंट फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है आजाद जम्मू एंड कश्मीर जिसको ये कहते हैं, उस रीजन की, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या क्या है। तो भाई 1971 में जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद पूरे के पूरे रीजन को 2 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग। और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया
जब पाकिस्तान ने अपने लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1970s में, तो उसके साथ साथ आजाद जम्मू एंड कश्मीर का भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट इज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1974। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से सीटें बनाई गई कि अभी जो 53 सीट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन 53 सीट्स में से 45 सीट्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली लोग इलेक्ट कर सकते हैं, जो लोग इस एरिया में रहते हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ के इलाके में जो लोग रहते हैं वो उसके लिए वोट डालते हैं। इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं, ठीक है, 53 सीट्स हो गई, 53 में से 45 ऑफ द 53 सीट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। इन 45 में भी 33 का जो इलेक्शन है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन में होता है। बाकी 12, इनका कहना ऐसा है कि वो लोग जो कश्मीरी हैं और पाकिस्तान के बाकी 4 प्रोविंसेस में जाकर अपना काम कर रहे हैं, उनको इन्होंने राइट्स दे दिए। तो यानी कराची में भी वोटिंग होगी, लाहौर में भी वोटिंग होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी वोटिंग होगी, और इस तरीके से 12 सीटें वहां से भरी जाएंगी, ठीक है। जो बची 8 सीटें हैं उसमें 5 औरतों को खास तौर पे सीट दी जाती है, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एक कोई वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, एक कोई ऐसा इंसान हो जो कि पीओके का नेटिव हो लेकिन वो पाकिस्तान के बाहर रहता हो, तो पीओके रेसिडेंट सेटल्ड अब्रॉड, दैट ही और शी इज अपॉइंटेड ओवर दैट। देन फाइनली, क्योंकि एक तरीके से इस्लाम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए एक उलेमा को भी अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है इनकी, 5 साल का टर्म होता है। एक प्रेसिडेंट इनके बीच में सेलेक्ट किया जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर इनके बीच में सेलेक्ट किया जाता है, एक प्रेसिडेंट इनके बीच से आ जाता है, लेकिन उनका कोई वर्क नहीं होता है, अल्टीमेटली डिसीजन तो इस्लामाबाद लेता है। तो ये पूरी चीज आपको समझा दी गई है, ठीक है। आई होप कि आपको इससे एक तरीके से इनकी वर्किंग समझ में आ जाएगी और आपको उनके लूप होल्स भी समझ में आ जाएंगे कि क्या डिफिकल्टी है यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है, इलेक्शन आज है, ठीक है, 25 जुलाई। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि कौन जीतेगा इलेक्शन ये भी पहले से पता है, पीटीआई जीतेगी, क्योंकि पीटीआई इस्लामाबाद में पावर में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पहली न्यूज थी जो आपने समझ ली। अब आते हैं अगली न्यूज की तरफ, दैट इज इंडिया बेटर्स यूएन ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे स्कोर। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे स्कोर? जैसा कि नाम ही बता रहा है, यूनाइटेड नेशन का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसमें बताया जाता है कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अपने यहाँ ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं कि वो ग्रो करे। और इसके लिए एक तरीके की कैलकुलेशन होती है, एक असेसमेंट रिपोर्ट छापी जाती है, और ये कौन छापता है? यूनाइटेड नेशन स्केप, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो बेसिकली एशिया और पैसिफिक रीजन की ही रिपोर्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज की रिपोर्ट है ही नहीं, इसीलिए अभी मैं आपको हंसाऊंगा, सुनिए अभी ध्यान से। सो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि आउट ऑफ द 143 कंट्रीज हु आर मेंबर्स, ओके, हु आर पार्टी, हु गेट थ्रू इट, 143 ही क्यों, 192 क्यों नहीं? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उसकी मेंबर कई बार नहीं मानी जाती, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज को इसमें काउंट नहीं किया जाता। इंडिया स्कोर्ड 90.32% इन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। पिछली बार 2019 में जब ये कैलकुलेशन हुई थी, 2020 में कैलकुलेशन नहीं हुई थी कोविड की वजह से, तो 2019 में जब कैलकुलेशन हुई थी फॉर द वर्किंग ईयर 2018 एंड 2019 फाइनेंशियल ईयर, सो इंडिया टोटल वैल्यू वाज 78.49%, उसको बेटर करके इंडिया ने 90.32% कर दिया। तो इंडिया हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। 5 मेन इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिया ने उन 5 चीजों पे काम किया है, एंड दैट इज ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। तो क्योंकि इंडिया ई फॉर्म में ज्यादा जाते जा रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है और उसका बेनिफिट इंडिया को बहुत सारा यहाँ पे मिला, ठीक है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी इंडिकेटर जहां पे है, इंडिया हैज स्कोर्ड 100% क्योंकि एवरीथिंग हैज वेंट ऑनलाइन, ठीक है। लास्ट टाइम 2019 में ये 93.33%। The score for paperless trade improved to 96.3% from 81.48%. That is also improvement. And a huge improvement on cooperation indicators, okay, institutional arrangement and cooperation indicators, that has come because इंडिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनलाइन अब जाना शुरू हो रही है, तो दैट हैज इंप्रूव फ्रॉम 66% to 88%, फाइन। नाउ 58 मेजर्स इन टोटल, देखिए 5 तो मेन स्ट्रीम्स हो गए, लेकिन इन टोटल 58 मेजर्स होते हैं जो कि लुक इन किए जाते हैं कंस्ट्रेंट इस रैंकिंग को, इस वैल्यूज को असॉर्ट करने के लिए, देने के लिए। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, import export rules on internet, advanced ruling on tariff classification, pre-arrival processing, independent appeal mechanism in case of shipment को रोका जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। नहीं तो याद रखिए एक जमाना होता था जब इंडिया के डॉकयार्ड पे आपकी शिपमेंट फंस गई
तो आप भूल जाइए 3 महीने 6 महीने कितने दिन वो फंसी रह सकती है, तो उससे बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैव बीन एट फोरफ्रंट ऑफ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ट्यूरेंट कस्टम्स टू अशर इन अ फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स बाय वे ऑफ अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म। नाउ कोविड का बड़ा हेल्प हो गया इसमें, कोविड की वजह से कई चीजें बेटर हो गई, क्योंकि कोविड की वजह से CBIC को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जिससे ऐसे सिस्टम को डेवलप करा जाए जिसमें मैन टू मैन, पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम हो जाए, और वो चीजें यहां पर हेल्प कर। ये होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बकायदे एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया हैज परफॉर्मिंग मच बेटर देन एनी अदर कंट्री इन साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन एज वेल एज एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, they also said the overall score of India also found to be greater and better than OECD countries like France, UK, Canada, Norway and Finland. So in a way, जब पूरे के पूरे आप ट्रैफिक यानी लॉजिस्टिक मूवमेंट की बात कर रहे हो, तो इन अ वे इंडिया ऑन व्हेन इट कम्स टू पेपर वर्क, इंडिया इज राइट नाउ परफॉर्मिंग बेटर देन OECD कंट्री। दैट्स एन एक्सेप्शनल जॉब एंड रियली दैट्स अ कमेंडेबल जॉब जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो ये चीज आपको समझ आ गई। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, एस्केप करती है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया। चलिए आज की लास्ट जो न्यूज है उसको देखते हैं। टू रीच अ पीस डील, तालिबान सेज अफगानिस्तान प्रेसिडेंट मस्ट गो। हु इज अफगान प्रेसिडेंट बाय द वे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई टेल यू एनीवे। ठीक है, अशरफ गनी। ओके, चलिए, उसके बिना काम नहीं चलता। सो अगर आप ये जो आपके स्क्रीन पे दो मैप्स हैं, ये इंडिया टुडे से लिए गए हैं। अगर आप लेफ्ट साइड वाला मैप देखेंगे तो आपको वो मैप दिखेगा जो 2001 में जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया था तो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी। द डार्क रेड कलर, ठीक है, लेफ्ट वाला मैप, द डार्क रेड कलर जो है वो एरिया है जो डायरेक्टली कंट्रोल होता था तालिबान से। द लाइट कलर, द पीच कलर राइट इन बिटवीन वाज द कलर जो कि डिस्प्यूटेड था। और अगर आप मैप में देख रहे हैं ध्यान से, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, दिस रीजन, दिस इज द गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या थी? बेसिकली ये नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस। और गवर्नमेंट कंट्रोल इससे लिखा हुआ है क्योंकि बैक इन बिफोर बिटवीन 1996 एंड 2001 इंडिया accepted Northern Alliance to be the real representative of Afghan people. India never accepted Taliban as the real representative of the Afghan people. ठीक है, and that's why it's written government control and over there it's marked the whole northern area. ठीक है, जो बदख्शान प्रोविंस है, वखान कॉरिडोर है, ये सारा एरिया इनके एरिया अंदर आता था और ये लोग मोस्टली तजीक होते थे। अब्दुल्ला इन्हीं लोगों में से एक हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ इन लास्ट 20 years, whatever happened, ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा, यू गाइस नो इट ऑलरेडी वेरी वेल। अगर आप देखें जो नया वाला मैप है, दिस इज 2021 मैप, तो इसमें आपको दिखेगा पैचेस में अगेन डार्क रेड कलर वो एरिया है जहां तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। आपने अब तक न्यूज में सुनी लिया होगा कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ ओवरऑल बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान इज राइट नाउ कंट्रोल्ड बाय तालिबान। इवन बैक इन 2001 दैट वाज नॉट द कंडीशन, बिकॉज ये जो ऊपर के पूरे एरिया है, लेट मी मार्क इट, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, दिस एरिया वाज कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ नॉर्दर्न अलायंस। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग इंडिया के लिए बड़ा हेल्पफुल होता था क्योंकि इंडिया इसी वजह से तजिकिस्तान में अपना एक एयर बेस भी मेंटेन करता। लेकिन अब अगर आप देख रहे हैं तो इस एरिया में भी ये वही एरिया है, वखान कॉरिडोर और बदख्शान प्रोविंस वाला, इन पूरे के पूरे एरिया में अगेन देयर इज अ कंटेस्टेड डिस्ट्रिक्ट आता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी तालिबान कब्जा कर लेता है, कभी नॉर्दर्न अलायंस वापस से कब्जा ले लेता है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। बाकी पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा एरिया है कंटेस्टेड। अभी अगर आप काबुल के आसपास के एरिया को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रीजन इज कंटेस्टेड, एंड उसके बाद बाकी एरिया में गजनी हो गया या बाकी एरियाज जो हो गए वो अब तालिबान के कंट्रोल में आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जितने भी बड़े शहर हैं अफगानिस्तान के, वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। चाहे वो मजार शरीफ हो, देखिए वो कंटेस्टेड है लेकिन अभी वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया है। काबुल अभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया है। कंधार अभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया है। लश्करगाह अभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। हेरात बिल्कुल तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑल्दो तालिबान हैज टेकन ओवर द विलेजेस एंड आउटस्कर्ट्स, लेकिन जो मेन सिटी एंड टाउनशिप है उस पर भी तालिबान का कंट्रोल नहीं है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी तालिबान ने कहा क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ
अफगानिस्तान इज रियली वरीड, क्योंकि अब तो CIA के ऑफिशियल्स ने भी कह दिया है कि जिस तरह की सिचुएशन है इन द कमिंग 6 months, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इन द कमिंग 6 months अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तालिबान हैव swiftly captured territory in recent weeks, seized strategic border crossing and are threatening a number of provincial capitals. ठीक है, even the US and the NATO soldiers have left Afghanistan as it has been decided कि 11 सितंबर से पहले वो छोड़ जाएंगे, वो ऑलरेडी छोड़ गए। ठीक है, सो ये सारी चीजें होने के बाद अब एक ही तरीका है कि तालिबान के साथ टॉक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बट उन टॉक्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इस समय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तालिबान के, उन्होंने ये कहा है कि रिमूव अशरफ गनी, make a new government, and then let's see what can happen. Although Taliban has also said very straightforward that they are not going to monopolize the power. Monopolize power नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तालिबान ये कह रहा है कि वो अकेले, जैसे 1996 से 2001 तक उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, उस तरह से वो गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे। वो अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन और अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हेन तालिबान विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स शरिया अ लॉट मोर देन व्हाट इट इज राइट नाउ, and that will create difficulty for everything which has been done in last 20 years to liberalize the state of Afghanistan, that will be skewed upon. तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसके बारे में फिर आप बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, वुमेन फ्रीडम, वुमेन स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स बेटर हैं, ठीक है, बहुत सारे काम हुए, इवन द क्रिकेट टीम इज देयर, वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी अगर तालिबान का कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे तालिबान ने कहा क्या कि भाई अशरफ गनी को क्यों हटाया जाए। उन्होंने कहा ये कि देखो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कंटेस्टेड, बिल्कुल ये बात जो है ये तालिबान की गलत नहीं है, बिकॉज द रिजल्ट वाज ऑलवेज कंटेस्टेड बाय अब्दुल्ला हिमसेल्फ। ठीक है, और एक बात तो सिचुएशन 2019 में ये हो गई थी कि एक ही प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर एक हिस्से में अशरफ गनी वाज टेकिंग ओथ, इन द लेफ्ट इज द पिक्चर, ऑन द राइट इज द पॉइंट, जहां पे अब्दुल्ला वाज आल्सो टेकिंग ओथ, दोनों ने ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की ओथ ले ली थी। यहां पर अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा था। उस समय जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पेओ, उनको अफगानिस्तान जाना पड़ा था और अफगानिस्तान से बोलना पड़ा था हम आपको फाइनेंशियल हेल्प रोक देंगे अगर आपने अपने बीच के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया। और उसके बाद इन दोनों लोगों ने आपस में इश्यूज को रिजॉल्व किया, अब्दुल्ला और अशरफ गनी को ने, और ये डिसाइड हुआ दैट अशरफ गनी विल बिकम द प्रेसिडेंट एंड अब्दुल्ला विल बिकम द चीफ नेगोशिएटर इन अ वे विद द तालिबान। ठीक है, सो दैट वाज डिसाइडेड। खैर अभी ये सिचुएशन के कारण तालिबान को एक और एजेंडा मिल गया है कि वो कह सकते हैं कि भाई अशरफ गनी को हटाया जाए। व्हाट विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट। ठीक है, यहां तक जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, so that is all for today's class. I hope आपको क्लास समझ में आई होगी। Because it's a premiere class, I hope आप लोग बारी बारी लेट में देखते जाएंगे, so make sure करेंगे कि वीडियो को लाइक कर देंगे, that is very essential, और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करते जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो टेस्ट है संडे को, तो भाई उसके लिए आप रजिस्टर करेंगे, और आज सुबह आई होप आपने टेस्ट दिया होगा। ठीक है, सॉरी कल सुबह आप उसको टेस्ट को पार्टिसिपेट करेंगे, और कोई इश्यूज कोई डिफिकल्टी होती जाएगी आप मुझसे पूछेंगे, and I'll try my best to answer your queries as soon as possible. ठीक है, so that will be all. Have a nice day. Let's catch up together tomorrow.